सो हे गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। तो ये आगे डिफाइन या फिर स्टेप्स पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है आगे डेरिवेशन में। ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। कंसीडर करते हैं ये एक वेसल है कोई सा भी। ठीक है। इसमें हमने सॉल्यूट डाला और सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस में ही, मान लेते हैं वाटर है, और वाटर में अंदर ना जाके ये सरफेस में ही एक्यूमुलेट हो गए। ठीक है, एड्जॉर्ब हो गए, अंदर नहीं गए। तो यहाँ पे हुआ ये, सरफेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया बल्क के कंसंट्रेशन से। ये सारे एरिया को हम बल्क बोलेंगे। ठीक है, बल्क के कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो गया, सरफेस में जो कंसंट्रेशन है बल्क के कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो गया। अब ये कंसीडर करते हैं हम, यहाँ पे मान लेते हैं ऐसी कोई मॉलिक्यूल है पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके लेफ्ट राइट ऊपर नीचे चारों साइड मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इक्वल उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है या फिर इक्वल सरफेस टेंशन मिल रहा है। तो इसका नेट सरफेस टेंशन, इस मॉलिक्यूल का नेट सरफेस टेंशन हो गया 0। ठीक है। सिमिलरली ये जो हमारा रहेगा मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल, ये इससे इक्वल और इस साइड से लेफ्ट और राइट से इक्वल हमारा सरफेस टेंशन या फिर अट्रैक्शन फील करेगा। नीचे साइड से भी एकदम इक्वल फील करेगा, पर ऊपर से फील नहीं करेगा। पर हमने जैसे इसमें सॉल्यूट डाला, मतलब कि कुछ पार्टिकल्स डाले और वो सरफेस में आ गए, तो इसका सरफेस टेंशन या फिर इसका अट्रैक्शन कैंसल आउट कर देगा, क्योंकि नीचे से भी अट्रैक्शन होगा और ऊपर के मॉलिक्यूल से भी अट्रैक्शन होगा। इसलिए यहाँ पे सरफेस टेंशन कम रहेगा। ठीक है, सरफेस में। अब बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस हम कुछ ऐसे समझते हैं कि हम जो सॉल्यूट डाले, जो पार्टिकल्स डाले, वो यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं हुए, नीचे जाके बैठ गए। ठीक है, नीचे जब जाके बैठ गए तो ये मान लेते हैं हमारा पार्टिकल है, ये लेफ्ट साइड से इक्वल फोर्स वो कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट साइड से भी एक्सपीरियंस कर रहा है, ऊपर से जो कर रहा है पर वो नीचे से नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 0 नहीं रहेगा। ठीक है, वो कुछ ना कुछ थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही होता है कि सरफेस टेंशन बेस में या फिर बल्क में ज़्यादा रहता है और कंसंट्रेशन भी बल्क का ज़्यादा रहता है सरफेस से। देखो, सरफेस में कम पार्टिकल्स हैं और बल्क में ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और इस पार्ट को हम पूरा बल्क पार्ट बोलते हैं और जो सरफेस वाला पार्ट है उसको हम सरफेस पार्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने की ये है, फर्स्ट केस में हमारा हमारा जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सरफेस इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ बल्क था, तो इस केस को हम बोलेंगे पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। और एड्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ यहाँ सरफेस में जाके एक्यूमुलेट हो जाए और ना कि एब्जॉर्ब हो। ठीक है, सरफेस में ही जाके रह जाए और अंदर ना जाए, तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। इसे हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। और अगर वो चीज़ अच्छे से सिर्फ सरफेस में गई है, अंदर नहीं गई, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। पर सेकंड केस में वो चीज़ यहाँ पे नीचे आ गई है, ठीक है, सरफेस में नहीं थी, इसीलिए हम इस केस को बोलेंगे नेगेटिव एड्जॉर्प्शन, जहाँ पे बल्क का कंसंट्रेशन सरफेस के कंसंट्रेशन से ज़्यादा रहता है। ठीक है, वही चीज़ हमारा बताता है गिब्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, जो कि एक इक्वेशन है जो कि हमें बताता है रिलेशन बिटवीन एक्सटेंट्स ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड चेंज इन सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्वेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मतलब कि हमें ये एक रिलेशन बताता है एड्जॉर्प्शन में, किसकी वजह से, वो क्यों होता है, चेंज इन सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्वेंट। ये पहले जो मॉलिक्यूल अंदर जो पानी था ये है सॉल्वेंट, हमने इसमें जैसे ही सॉल्यूट डाला तो इसके सरफेस टेंशन में कुछ ना कुछ चेंज आया और एड्जॉर्प्शन में भी कुछ ना कुछ चेंज आया। वही हमें बताता है कौन, गिब्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये एक इक्वेशन है जो कि हमें बताता है रिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड चेंज इन सरफेस टेंशन। ये भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, तो अब हम डालते हैं, मतलब आगे पढ़ते हैं। जैसे हम डालते हैं अ डिजॉल्व सोल्यूस में आइदर इंक्रीज और डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब कि सॉल्यूट डालने के बाद वो या फिर सरफेस में रहेगा या तो बल्क में जाएगा। अगर बल्क में जाएगा तो हमारा जो सरफेस टेंशन है वो बढ़ेगा, और सरफेस में रहेगा तो सरफेस टेंशन कम होगा। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, इफ सॉल्यूट एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड रिजल्ट इन डिक्रीजिंग सरफेस टेंशन, मतलब कि सरफेस टेंशन कम होगा अगर ये सरफेस में ही रहा, जिसकी वजह से हमारा जो कंसंट्रेशन जो रहेगा सॉल्यूट में, मतलब सरफेस में, वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू बल्क। पर इफ सॉल्यूट एक्यूमुलेट इन द बल्क ऑफ द लिक्विड देन रिजल्ट इन इंक्रीजिंग सरफेस टेंशन। यहाँ पे सरफेस टेंशन बड़ा रहेगा। क्यों बड़ा रहेगा, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो एक्यूमुलेट होंगे नीचे बल्क में, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन बल्क का ज़्यादा रहेगा और सॉल्यूशन से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, बल्क का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से ज़्यादा रहेगा और सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ रहेगा। अब N1 N2 हमारे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एट सरफेस। सरफेस में हमारे जो सरफेस में N1 N2 हमारे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है और सोल्यूट है। ठीक है, μ1 एंड μ2 हमारे हैं केमिकल पोटेंशियल। ठीक है,
गामा है हमारा सरफेस टेंशन, एस है हमारा सरफेस एरिया और गामा इंटू एस है हमारा सरफेस एनर्जी, जिसकी वजह से हम अगर गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन लगाते हैं, गिब्स एनर्जी ऑफ सिस्टम, अगर हम इस सिस्टम का गिब्स फ्री एनर्जी लगाएं तो इसका कुछ इक्वेशन बनेगा n1 μ1 प्लस n2 μ2 प्लस गामा इंटू एस, जहाँ पे गामा सरफेस टेंशन है और एस है हमारा सरफेस एरिया। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर देते हैं, और डिफरेंशिएट तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। एक वेरिएबल को आपको कांस्टेंट रखना होता है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर दूसरी बात उस वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है, पहले को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कुछ ऐसा इक्वेशन बनता है, डी जी इज इक्वल्स टू एन डी μ1, फिर μ1 डी n1, फिर n2 डी μ2, फिर μ2 डी n2, फिर गामा इंटू डी एस इंटू डी गामा। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 नहीं 3 समझो, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फिर आगे एक चीज़ यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, वो फंक्शन है टेम्परेचर का, प्रेशर का, मोल का और सरफेस एरिया का। ठीक है, तो ये आपको कैसे समझ में आएगा, नेक्स्ट वाला स्टेप वो देखते हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए पहले एक छोटी सी चीज़ समझते हैं। फॉर एग्जांपल यू हमारा जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन है ए और बी किसी भी वेरिएबल का। तो अब इसको मेरे को लिखना है, तो मेरे को डी यू से पहले डिफ्रेंशिएट करूँगा डी ए को। ठीक है, डी यू को डिफ्रेंशिएट करूँगा डी ए के रिस्पेक्ट में, और कांस्टेंट रहेगा बी। ठीक है, तो देखो डी यू डी ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, और इधर भी सेम चीज़, सेम वेरिएबल लिखा है, और जो कांस्टेंट है वो बी है। अब अगली बार क्या होता है, मैं इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो डीबी से मैंने जब डिफरेंशिएट किया तो हमारा ए कांस्टेंट रहा। तो यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ कर लेना है कि जी हमारा फंक्शन है टेम्परेचर का, प्रेशर का, n1 n2 और s का। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर से डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी चीज़ कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, प्रेशर से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी चीज़ कांस्टेंट रहेगी प्रेशर को छोड़ के। n1 से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी चीज़ कांस्टेंट रहेगी n1 को छोड़ के। n2 से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी चीज़ कांस्टेंट रहेगी टी पी n1 और s, और जब हम s से डिफरेंशिएट करेंगे तो टी पी n1 n2 कांस्टेंट रहेगी। फिर हम जब डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमारा जो ये रहता है, ये वैल्यू रहती है डी जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी n1 n2 s, ये रहती है हमारी माइनस एस के इक्वल, ये रहती है हमारी प्लस वी के इक्वल, डी बाई डी n1 हमारी रहती है μ1 के इक्वल, डी बाई डी n2 रहती है μ2 के इक्वल, और डी जी बाई डी एस रहती है हमारी किसके, गामा के इक्वल। यहाँ पे सब जगह जी लगा लेना। ठीक है, तो ये था, इसकी वैल्यू ये है माइनस एस है, इसकी वैल्यू प्लस वी है, इसकी μ1 है, इसकी वैल्यू μ2 है, और डी जी बाई डी एस की वैल्यू है गामा। तो ये जो हमारा इक्वेशन बन के आ जाता है वो कुछ ऐसा आता है, माइनस एस प्लस वी μ1 μ2 और गामा इंटू डी एस। ठीक है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। फिर हम जब कंपेयर करते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को, डी जी सेम है तो ये वाली इक्वेशन इस साइड आ जाती है, मतलब कि दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो सेम वाली चीज़ काट देते हैं। इसको मैं अलग से दिखाता हूँ करके। ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे और सेम सेम चीज़ काट देंगे। ठीक है, तो ये कटेगा इससे, u2 वाला कटेगा इससे, और गामा इंटू डी एस कटेगा इससे। ठीक है, तो बचे हुए चीज़ को हम लिख देंगे, बचे हुए चीज़ को हम ऐसे लिख देंगे, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। फिर एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर में डी टी ज़ीरो हो जाता है और डी पी भी ज़ीरो हो जाता है। तो इस साइड का पूरा मामला ज़ीरो हो गया, और बचा हमारा एन डी μ1 प्लस n2 डी μ2 प्लस s इंटू डी गामा। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 6। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 दिया, तो ये जो इक्वेशन है ये सरफेस के लिए है। ठीक है, मतलब सरफेस वाले कंडीशन के लिए है कि जब हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सरफेस में ज़्यादा रहता है बल्क के मुकाबले। ठीक है, अब अगर हम इसी हमारे इक्वेशन को बल्क के लिए निकालेंगे तो वो कुछ ऐसे आएगी, n1 नॉट डी μ1 n2 नॉट डी μ2। अब आप पूछोगे कि भैया कि ये s इंटू डी गामा क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सरफेस का है वैल्यू, तो इसीलिए बल्क की कंडीशन में हम सरफेस को कंसीडर, सरफेस की कोई भी वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं, इसीलिए ये वाली वैल्यू बल्क के केस में ज़ीरो हो जाती है, और इसी को हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब क्या करना क्या है, इक्वेशन नंबर 7 में हमें इंटू कर देना है n1 अपॉन n1 नॉट का। ठीक है, फिर हम जैसे ही इंटू कर देते हैं तो ये हो जाता है, देखो n1 नॉट और n1 नॉट, ये नॉट कैंसिल हो जाता है, तो आता है हमारा इक्वेशन n1 इंटू डी μ1 प्लस n2 नॉट n1 अपॉन n1 नॉट डी μ2 इज इक्वल्स टू 0, और इसी इक्वेशन को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8।
और अगर इक्वेशन नंबर 8 इसको नहीं दे रहे हैं तो इसको हम क्या करते हैं, एक लेफ्ट साइड ले जाते हैं और ये आ जाता है n1 डी म्यू वन इज इक्वल्स टू माइनस n1 n2 अपॉन n2 नॉट अपॉन n1 और डी म्यू टू, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। फिर इसी इक्वेशन नंबर 8 के हमारा जो n1 डी म्यू वन की जो वैल्यू है इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 6 में, ठीक है। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं और हमारा इक्वेशन लाते हैं या फिर लाने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, पुटिंग इक्वेशन नंबर 8 इन इक्वेशन नंबर 6 से ही हम n1 डी म्यू वन की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो आ जाता है हमारा माइनस n1 n2 नॉट अपॉन n1 नॉट डी म्यू टू प्लस n2 डी म्यू टू इज इक्वल्स टू माइनस एस डी गामा, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमने डी म्यू टू को कॉमन ले लेना है और एस को नीचे ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। और माइनस वाला साइन इस साइड आ जाएगा तो ये वाला साइन प्लस हो जाएगा और ये वाला साइन माइनस हो जाएगा। तो ये जो पूरी वैल्यू आती है इसको हम पुट कर देते हैं S2 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे S2 को लिखना है, अगर आपको लिखना हो तो n1 n2 नॉट अपॉन n1 नॉट माइनस n2, ये हो गया S2। और S2 को हम बोलते हैं n2 माइनस n1 n2 नॉट अपॉन n1 नॉट, ये हमारा एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सरफेस फेस। और जो हमारा इसी को अगर S से डिवाइड कर देते हैं तो सेम चीज़ यहाँ तक, मतलब एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सरफेस फेस पर यूनिट सरफेस एरिया, मतलब कि सरफेस एरिया को वो करते हैं तो फिर डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारा S2। तो जैसे हमने S2 निकाला है वैसे ही हम S1 निकाल लेंगे। बस यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि S2 में डी म्यू टू रहता है तो S1 में डी म्यू वन रहता है। बस फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि आपको सिर्फ ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद कर लेना है, केमिकल पोटेंशियल और एक्टिविटी कोफिशिएंट का। ये बस आपको याद कर लेना है, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ द सॉल्यूट, बस आपको ये याद कर लेना है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। फिर जो हमारी S2 की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर देखो, फिर डी म्यू टू हमारी वैल्यू आ गई तो इस डी म्यू टू को हमको यहाँ पे पुट कर देना है और हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर ये इक्वेशन जैसे ही आएगा तो हमें एक चीज़ यहाँ पे पता होती है, ln A2 हमारा जो रहता है वो हमारा रहता है DA2 अपॉन A2 के बराबर, ठीक है। तो हम इसमें DA2 बाई A2 पुट करते हैं तो A2 यहाँ पे -1 अपॉन R की जगह लग देते हैं और डी गामा अपॉन DA2 ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये हो जाती है हमारी गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन। पर डाइल्यूट सॉल्यूशन में होता ये है कि A2 हमारी जो रहती है वो C2 के बराबर रहती है और C2 जो रहता है उसको हम कंसंट्रेशन भी सपोज कर सकते हैं। तो ये हो जाती है हमारी डाइल्यूट सॉल्यूशन में गिब्स आइसोथर्म एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन और ये होती है हमारी सरफेस लेवल पे गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन, ठीक है। आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आप वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसका PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से आप डाउनलोड करना मत भूलना।